5 लोग, तो जो लोग भाग ले रहे हैं वो आणविकता है और जो वास्तव में धक्का मार रहे हैं वो कोटि है। तो कोटि कितनी 3, आणविकता कितनी 5। अब कोटि कैसे पता चलेगी रिएक्शन में, आणविकता कैसे पता चलेगी रिएक्शन में? अरे बताऊंगा, सब बताऊंगा, तनिक सब्र तो करो, ठीक है। 2-2 क्लास आई पड़ी हैं, ये भी डालो वो भी लाओ ये भी करो, नहीं, जो पेपर में आएगा जो इंपॉर्टेंट है वो छाट के ला रहा हूँ, इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा। इतनी रिसर्च है, इतनी मेहनत है। पिछली बार भी, पिछले साल मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लास इतनी अच्छी तरह नहीं दी थी, लेकिन बायोलॉजी के 60 टॉपिक करवाए थे और पेपर उन्हीं में से आया था, ठीक है ना। तो इसलिए आपको एक क्या कहते हैं, भरोसा करना होगा चीज़ों के ऊपर, ठीक है, और अपनी मेहनत पे भरोसा करना होगा। अपनी मेहनत पे भरोसा करोगे ऑटोमेटिक अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। ये आपका रसायन बलगत की चैप्टर का 1 शॉट है। आज की क्लास को पूरा एंड तक देखने के बाद आपका रसायन बलगत की वाला चैप्टर लगभग समाप्त हो जाएगा। उसके अंदर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरी वाली चीजें हैं, हर एक चीज को छाट कर मॉडल में से, अनसॉल्व में से काफी मेहनत और रिसर्च लगी है इस चीज के पीछे। उसके बाद ये 1 शॉट तैयार किया गया है। इस 1 शॉट को देखने के बाद आपकी हर एक चीज कंप्लीट हो जाएगी। रसायन बलगत की के जो चैप्टर है ना उसके अंदर, ठीक है, कम समय में कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले हम लोगों ने विलियन वाला और आपका वैद्युत रसायन, उन दोनों को कंप्लीट किया है। ये आपका तीसरा चैप्टर है रासायनिक बलगत की, ठीक है। तो आज इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभिक्रिया का वेग। यहीं से चैप्टर की शुरुआत होती है। आगे आणविकता आएगी, कोटि आएगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय शून्य कोटि की अभिक्रिया, इस प्रकार से चीजें आएंगी। लेकिन अभी क्या देखो, अभी ये देखो कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। देखो, आप फिजिक्स के अंदर वेग को पढ़ते हो। वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, ठीक है ना। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। यानी कि अगर कोई वस्तु यहाँ है और उसको यहाँ जाना है, तो वस्तु को यहाँ से यहाँ जाने में कुछ समय लगेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? अभिक्रिया का वेग, यानी कि रिएक्शन का वेग, यानी कि यहाँ केमिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं अभिक्रिया का वेग। तो यानी कि कोई एक अभिकारक, यानी कि एकांक समय में किसी भी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है उसी को हम अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अब आप कहोगे अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है, तो समझो इस चीज को। आपने कभी घर पे मटर पनीर की सब्जी बनाई है? अरे मटर पनीर छोड़ो, शाही पनीर, काशी फल, टमाटर, आलू, कुछ भी मान लो, ठीक है, बनाइए। तो देखो क्या होता है, जैसे कि मान लो आपने ये सब, हमने क्या ले लिया, टमाटर लिया, आलू लिया, प्याज लिया, इससे हम क्या बनाएंगे? सब्जी बनाएंगे। तो ये सब क्या है? सूखा माल है, ठीक है ना। आप कह सकते हो ये सब क्या है? अभिकारक है, ठीक है। अब कुछ समय प्रोसीजर होगा, उसमें आप दुनिया भर का माल मसाला डालोगे, तेल डालोगे, मसाले डालोगे, गरम मसाला, काला मसाला, जो भी अगड़म झड़म है सब डालोगे, ठीक है, तभी तो सब्जी बनेगी बढ़िया। तो यानी कि वो सब चीजें डालोगे, तो ये सब क्या है? सूखा माल है। ये सब डालोगे तो क्या होगी? एक समय लगेगा डालने में, एकांक समय लगेगा, कुछ समय लगेगा, है ना, कुछ समय खर्च होगा। तो जब ये समय लग रहा है, उसके बाद में जाके क्या बनेगा? एंड में जो आप बना रहे होगे, आप मटर पनीर बनाओ, टमाटर आलू बनाओ, कुछ भी बनाओ, वो एंड में जाके बनेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है? ये अभिकारक और उत्पाद आया समझ में। यानी कि जो बन गया, जो उत्पाद है वो क्या है? प्रोडक्ट है, जो बन गया, जैसे कि टमाटर आलू, आपका पालक पनीर, आपका शाही पनीर, ये सब क्या है? आपका प्रोडक्ट है। लेकिन उसको बनाने से पहले आपने माल मसाला इकट्ठा किया, वो सब क्या है? अभिकारक है, ठीक है ना। वो सब क्या है? अभिकारक है। और अभिकारक से उत्पाद बनने में, यानी कि आपके आलू टमाटर से टमाटर आलू की सब्जी बनने में जो समय लगा, कुछ समय लगेगा, जो समय लगा, ठीक है ना। तो यही तो रिएक्शन हो रही है। यानी कि इस एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। एकांक समय में किसी भी अभिकारक के उत्पाद की जो सांद्रता में परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अब समझ में आएगा आपकी अच्छी तरह। जैसे कि मान लो आपका आर क्या है? अभिकारक है, और आपका पी क्या है? प्रोडक्ट है, यानी कि उत्पाद है। आर क्या है? अभिकारक है, आर क्या है? अभिकारक, ठीक है ना। और पी क्या है? आपका प्रोडक्ट है, यानी कि उत्पाद है। क्या है? उत्पाद है। तो यानी कि अभिकारक से उत्पाद बनने में, यानी कि अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होगा एकांक समय के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो जैसे देखो, मानना किसी समय dt में, यानी कोई समय मान लिया हमने dt, क्या समय मान लिया? dt में अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तन dx होता है। यानी कि अभिकारक से उत्पाद में कितना परिवर्तन होता है? dx, छोटा सा परिवर्तन होता है। कितने समय में होता है? dt समय में होता है। तो हम कह सकते हैं अभिक्रिया का वेग इज इक्वल टू dx अपॉन में dt, ठीक है ना। अभिक्रिया का वेग अपॉन में dx अपॉन में dt, यानी कि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन में समय, ठीक है ना। कितने समय में परिवर्तन हुआ, तो यानी कि उसमें परिवर्तन और बटे में क्या? समय। तो इसका मतलब अभिक्रिया का वेग इज इक्वल टू क्या होता है? dx अपॉन में dt, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन में समय, अपॉन में समय, ठीक है ना। अब यहाँ पर अभिकारक भी हो सकता है, उत्पाद भी हो सकता है। सांद्रता में परिवर्तन दोनों की होता है, चाहे अभिकारक के हो चाहे उत्पाद के हो। तो यहाँ पर आप dx में अभिकारक भी कर सकते हो या उत्पाद भी
कर सकते हो, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बताओ क्या होता है अभिक्रिया का वेग? एकांक समय में अभिकारक के उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है, ठीक है ना। अभिक्रिया का वेग वेग बोले तो dx अपॉन में dt हो गया, ठीक है। अभिक्रिया का वेग dx अपॉन में dt, ठीक है, बहुत आसान है। dx क्या है? अभिकारक की सांद्रता अथवा उत्पाद की सांद्रता। dt क्या है? समय है, क्या समय लगा, ठीक है ना। तो इतना सा होता है अभिक्रिया का वेग। अब इंपॉर्टेंट चीज सुनो, क्या चीज सुनो, अरे सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ध्यान से देखो क्लास को। अगली चीज आपका आता है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अब जो आपकी अभिक्रिया हो रही है, जो आपकी रिएक्शन हो रही है, उसको कुछ कारक होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो प्रभावित करते हैं। तो कौन कौन से कारक हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, उसको समझो। देखो, पहला कारक आपका होता है ताप, ठीक है ना। ताप यानी टेम्परेचर। अगर आप ताप बढ़ाओगे तो वेग बढ़ेगा, ताप बढ़ाने पर वेग बढ़ता है, ध्यान में रखना। दूसरी चीज आपका अभिक्रिया की सांद्रता, उसकी अगर सांद्रता बढ़ेगी तो वेग बढ़ेगा। अगली चीज होती है उत्प्रेरक। अगर उत्प्रेरक की उपस्थिति होगी, ठीक है ना, उत्प्रेरक समझ लो कोई तीसरा आदमी, ठीक है। अगर उत्प्रेरक की उपस्थिति होगी तो वेग बढ़ेगा, उत्प्रेरक की उपस्थिति होगी तो वेग बढ़ेगा। अगली चीज क्या होती है? दाब। अगर आप अभिक्रिया में दाब बढ़ाओगे तो क्या होगा? अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, ठीक है। तो कौन कौन सी चीजें होती हैं? 4 चीजें। पहली चीज, ताप बढ़ाओगे तो वेग बढ़ेगा, उत्प्रेरक की उपस्थिति में वेग बढ़ेगा, दाब होगा तो वेग बढ़ेगा, और अभिक्रिया की सांद्रता होगी तो वेग बढ़ेगा। ये 4 चीज आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं एक बार लिख देता हूं बढ़िया तरह से, IMP इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा। अभिक्रिया की वेग को प्रभावित करने वाले कारक लिखो, आपके पेपर के अंदर बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो आपको लिख के आना है, ऐसे लिख के नहीं आना शॉर्ट में, ऐसे लिख के आना है। ताप को बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। इस प्रकार से पॉइंट वाइज चीजों को लिखना है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर अभिक्रिया का वेग समाप्त हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया का औसत वेग, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। अभी तक हमने क्या पढ़ा? केवल वेग को पढ़ा। अब पढ़ेंगे औसत वेग को। अब ये क्या होता है जी? तो देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में एकांक समय में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। सेम टू सेम डेफिनेशन, लेकिन यहाँ पर एक शब्द आ गया, उसका नाम क्या था? एकांक, ठीक है ना। कैसे समय में? एकांक समय में। जो आपके एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता के अंदर जो परिवर्तन होगा उसी को हम क्या कह देंगे? अभिक्रिया का औसत वेग कह देंगे। जैसे कि आपका R अभिकारक है, P उत्पाद है, ठीक है। अब इससे R से P बन रहा है तो इसमें कुछ परिवर्तन होगा, इसमें कुछ परिवर्तन होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर कुछ किसी में भी हो सकता है। तो औसत वेग इज इक्वल टू अभिक्रिया की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन में परिवर्तन में लगा समय। कितना समय लगा परिवर्तन में? एकांक समय, ठीक है। तो परिवर्तन में लगा समय अपॉन में ऊपर आपने लिख दिया अभिक्रिया की सांद्रता में परिवर्तन। क्या लिख दिया? अभिक्रिया की सांद्रता में परिवर्तन। अब अभिकारक की में भी हो सकता है, उत्पाद की में भी हो सकता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहाँ पर अभिकारक भी आ सकता है, उत्पाद भी आ सकता है, ठीक है। नीचे क्या आएगा? परिवर्तन में लगा समय। तो कुछ नहीं है, आपके औसत वेग में क्या हो गया? एकांक समय, कोई एक निश्चित समय है, उसमें जो अभिक्रिया के वेग में जो परिवर्तन हो रहा है उसकी जो अभिकारक की सांद्रता में या उत्पाद की सांद्रता में, उसी को हम क्या कह देंगे? अभिक्रिया का औसत वेग कह देंगे। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमने अभी तक क्या पढ़ा? अभिक्रिया के वेग को पढ़ा, उसके बाद अभिक्रिया के औसत वेग को पढ़ा। अब हम लोग समझेंगे क्या होती है आणविकता और क्या होती है कोटि। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम आ चुके हैं क्या होता है कोटि और क्या होता है आणविकता, ये समझने के लिए। अब समझो इस चीज को, कोटि और आणविकता इस चैप्टर की नाक है, ठीक है। इसको समझ लिया तो पूरा चैप्टर आसान है। और कोटि और आणविकता कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत इजी है, बस आपको समझने की आवश्यकता है। और मैं ऐसे समझाऊंगा आप कभी भूल नहीं पाओगे और दूसरों को जाके समझाओगे, ठीक है। तो समझो इस चीज को, क्या होता है कोटि और क्या होता है आणविकता। जैसे मैंने पहले कोटि लिखा है, आणविकता लिखा है, इनमें अंतर भी पेपर में पूछा जाता है। मैंने अलग से क्लास बना दी है इसके लिए, ठीक है। देखो आपके लिए मैंने यही चीज सोच रहा था, मैं भी क्या सोच रहा था, आपके लिए वो कंटेंट दिया जा रहा है जिससे बाहर पेपर में कुछ नहीं आने वाला। बस आवश्यकता है देखने की लगातार, हवाबाजी का कंटेंट नहीं है कि 2-2 क्लास आई पड़ी हैं, ये भी डालो वो भी लाओ ये भी करो, नहीं। जो पेपर में आएगा, जो इंपॉर्टेंट है वो छाट के ला रहा हूं, इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा। इतनी रिसर्च है, इतनी मेहनत है। पिछली बार हुई, पिछले साल मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लास इतनी अच्छी तरह नहीं दी थी, लेकिन बायोलॉजी के 60 टॉपिक करवाए थे और पेपर उन्हीं में से आया था, ठीक है ना। तो इसलिए आपको एक क्या कहते हैं भरोसा करना होगा चीज़ों के ऊपर, ठीक है। और अपनी मेहनत पे भरोसा करना होगा, अपनी मेहनत पे भरोसा करोगे ऑटोमेटिक अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं अभिक्रिया की कोटि और आणविकता। बिल्कुल मैं आपको एक साथ समझा देता हूँ दोनों चीज़ें, पहले समझो। देखो जैसे कि मान लो कोई एक रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब उसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं, वो क्या है? आणविकता है।
और वास्तव में अभिक्रिया का जो वेग है उसको कितने निर्धारित कर रहे हैं, वो क्या है, कोटि है। आप कहोगे कुछ समझ में नहीं आया, दोबारा सुनो, एक बार 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 सुनो। क्या सुनो, देखो मान लो जैसे कि कोई एक ट्रक है, वो ट्रक पड़ गया रास्ते में बंद, ठीक है। एक कहानी सुन लो, छोटी सी कहानी तो सुनने में मजा आता है ना। तो एक ट्रक है, ट्रक पड़ गया रास्ते में बंद, तो ट्रक के अंदर बैठे थे 2 लोग और बाहर से आ गए 3 लोग और, अरे आसपास खड़े होंगे, आ गए। उनने क्या करा, धक्का मारना चालू किया। पेट्रोल पंप थोड़ी दूर था, पेट्रोल खत्म हो गया ट्रक का, धक्का मारना चालू किया। जब मैंने धक्का मारना चालू किया, डीजल खत्म हो गया ट्रक का, जो मानना है मान लो, ठीक है ना। अब धक्का मारना चालू किया। जब धक्का मारना चालू किया तो क्या वास्तव में सब धक्का मार रहे हैं? आपने भी अनुभव किया होगा इस चीज को। कई लोग आ जाते हैं, धक्का मारने, मारो रे मारो रे मारो रे, लेकिन क्या वास्तव में सब लोग धक्का मारते हैं या फिर सब भाग ले रहे हैं? अब देखो इस चीज में अंतर है, यानी कि उस ट्रक में कितने लोग भाग ले रहे हैं, देखो इस चीज को समझो। यानी कितने लोग भाग ले रहे हैं, मैंने कहा 2 ड्राइवर 2 अंदर बैठे हुए थे, 3 और आ गए, कितने हो गए, 5 लोग। 5 लोग भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं धक्का मारने में। लेकिन वास्तव में धक्का मार रहे हैं 5 या फिर बेईमानी कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं बेईमानी। इनमें वास्तव में धक्का मार रहे हैं 3 लोग, वास्तव में धक्का मार रहे हैं 3 लोग। और आपकी मतलब भाग कितने लोग ले रहे हैं, 5 लोग। तो जो लोग भाग ले रहे हैं वो आणविकता है, और जो वास्तव में धक्का मार रहे हैं वो कोटि है। तो कोटि कितनी, 3, आणविकता कितनी, 5। अब कोटि कैसे पता चलेगी रिएक्शन में, आणविकता कैसे पता चलेगी रिएक्शन में? अरे बताऊंगा, सब बताऊंगा, तनिक सब्र तो करो, ठीक है। तो ये क्या है, आणविकता है, ये क्या है, कोटि है। यानी कि किसी भी रिएक्शन में अगर जितने अणु भाग ले रहे हैं वो उसकी आणविकता है, लेकिन वास्तव में उस रिएक्शन के वेग को कौन निर्धारित कर रहा है, वो उसकी कोटि है। अब आओ डेफिनेशन के ऊपर। अभिक्रिया की कोटि की डेफिनेशन क्या है? किसी अभिक्रिया की दर समीकरण में व्यक्त अभिकारकों की सांद्रता की घातों के योग को। अब आप समझो इस चीज को, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन आ गई जो आपके कोर्स में है, यानी कि आपकी किताबों में लिखी हुई है। इस प्रकार की डेफिनेशन नहीं है, उससे थोड़ी सी हल्की डेफिनेशन है, लेकिन आसान तरीके से मैंने लिखी है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अभी आपने इतना एक कहानी के बेसिस पे थोड़ा समझ लिया तो आपका थोड़ा बेसिक क्लियर हुआ, ठीक है। अब समझो क्या है, किसी अभिक्रिया की दर समीकरण में व्यक्त अभिकारकों की सांद्रता की घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। जैसे कि A प्लस बी, यानी कि A अभिकारक है, B अभिकारक है, इनसे क्या बन रहा है, C बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, ये क्या है, आपकी रिएक्शन हो रही है। ये A और B क्या है, अभिकारक है, C क्या है, उत्पाद है। तो किसी अभिक्रिया की दर समीकरण में व्यक्त अभिकारकों की सांद्रता, जो आपकी अभिकारक हैं इनकी कुछ सांद्रता है, और सांद्रता का जो घातों का योग है उसी को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अब देखो यहाँ पर 10 समीकरण से समझो, देखो R इक्वल टू K क्या है, आपका नियंत्रक है, ठीक है, इसको छोड़ो, K उसके बाद A X B Y, ठीक है। अब इसकी कोटि क्या होगी बताओ मुझे, ठीक है। A की घात X है, B की घात Y है, इसकी कोटि क्या होगी बताओ। मैंने क्या बोला डेफिनेशन के अंदर, सांद्रता की घातों के योग को, यानी कि जो आपकी घातें हैं, आपकी घातें क्या है, एक घात X है, एक घात Y है, जो आपकी घातों का योग है, एक बार दोबारा सुनो, जो आपकी घातों का योग है वही क्या है, कोटि है। तो अब इसकी कोटि क्या हुई, x प्लस वाई, ठीक है, कोटि क्या हुई, x प्लस वाई। एक और एग्जांपल देखो यहाँ पर R के A की घात है, B की 2 और C की आपकी आधी, ठीक है ना, हाफ है, ठीक है। ये इसकी घात दे रखी है, अब इसकी कोटि बताओ। तो डेफिनेशन पढ़ लो यार, समझ में आ गई क्या है कोटि। देखो दर समीकरण में व्यक्त अभिकारकों की सांद्रता की घातों के, कोष्टक में बना दिया तो सांद्रता हो गई, सांद्रता की घातों का जो योग है वही अभिक्रिया की कोटि है। तो इसकी कोटि क्या होगी, 1 + 2 + हाफ। तो कितनी हो गई, 1 + 2 + कितनी हो गई, 3 हो गई। 3 और हाफ कितनी हो गई, 7/2, जिसकी क्या हो गई, कोटि निकल आई, ठीक है। तो यानी कि जो घातों का योग है, बस इतना याद रखो, जो घातों का योग है वही क्या है, कोटि है। अगली चीज क्या होती है, अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। तो देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। कितने लोग भाग ले रहे हैं, बहुत ईजी है देखना। जैसे ये आपकी रिएक्शन हो रही है, इसमें कौन भाग ले रहा है, अरे अभिकारक। अभिकारक से उत्पाद बनेगा, प्रोडक्ट कितना भी बने, हमें क्या करना, यहाँ पर क्या है, अभिकारक है, तो ये क्या है, एक अणु है। तो कितने अणु भाग ले रहे हैं, इसमें एक अणु भाग ले रहे हैं। इस पूरी रिएक्शन में कितने अणु, एक अणु। तो ये क्या है, ये क्या है भैया, ये आणविकता है, ये क्या है, आणविकता है। अगली चीज, इस रिएक्शन में कितने अणु भाग ले रहे हैं पूरी रिएक्शन में, बताओ। देखो तनिक देखो जरा, तो 2 अणु, कितने अणु, 2 अणु। तो दोनों अणु क्या है, ये आणविकता है। कितनी आणविकता है इस अभिक्रिया की, 2 आणविकता है, 2 अणु भाग ले रहे हैं। यहाँ पर 3 कर दो, 3 आणविकता हो जाएगी। तो ये आणविकता होती है, और जो घातों का योग होता है वो कोटि होती है। कोटि जो होती है वो वेग को निर्धारित करती है, आणविकता केवल भाग लेती है रिएक्शन के अंदर, ठीक है। अगली चीज आपकी आती है आरेनीय समीकरण।
बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है। पेपर के अंदर कभी कभार समीकरण लिखने को आ जाता है, समीकरण लिख के आ जाओ, छुट्टी, नंबर मिल गए, मजे आ गए, बात खत्म। ठीक है, इसका एक क्या कहते हैं, आपको जो आर्यनीय समीकरण है इसका एक लघु गुणक व्यंजक भी होता है, वो मैंने यहाँ पर कवर नहीं किया है क्योंकि इतना आप पैसे इसमें देखो वन शॉट में जो इंपॉर्टेंट है ना मोटा मोटा वो कवर किया गया है। आप कहोगे तो अलग से उसकी भी क्लास बना दूंगा, नो टेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर केवल आर्यनीय समीकरण को समझो। आर्यनीय समीकरण क्या होता है, K इज इक्वल टू AE अपॉन में RT। अब समझो क्या है, अब ये क्यों दिया, तो जो आपका बेग होता है, बेग पर जो ताप का प्रभाव पड़ रहा है यानी कि टेम्परेचर का प्रभाव पड़ रहा है, मैंने क्या बोला, जो आपका बेग होता है, बेग पर जो ताप का प्रभाव होता है उसको स्पष्ट करने के लिए आर्हेनियस ने एक समीकरण दिया जिसी को हमने आर्हेनियस समीकरण कह दिया। और यहाँ पर आपका जो K है वो क्या है, बेग स्थिरांक है, A क्या है, आर्हेनियस गुणांक है, ये क्या है, सक्रिय ऊर्जा है, और आपका R क्या है, गैस नियंत्रक है, और T क्या है, परमताप है। आपको इतना ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है आर्हेनियस समीकरण। ठीक है ना। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम लोग आ चुके हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया पे। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया, और दोनों अभिक्रियाओं का व्यंजक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। अभी हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया देखेंगे, फिर उस शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो व्यंजक है वो क्या होगा वो देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। तो देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या मतलब है, यहाँ पर कोटि क्या होगी, शून्य होगी। प्रथम कोटि में कोटि 1 होगी, शून्य कोटि में शून्य मतलब जो कोटि है वो होगी ही नहीं, शून्य है, 0 है। तो देखो वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता की घातों पर निर्भर ही नहीं करती, मतलब जो निर्भर है वो कर ही नहीं रही है, अभिक्रिया की दर जो अभिक्रिया की घातों की सांद्रता है उस पर निर्भर ही नहीं कर रही, अभिक्रिया की सांद्रता की घातों पर निर्भर ही नहीं कर रही, इसे हम क्या कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इसको समझो, एक एग्जांपल से समझो। जैसे कि मान लो आपका जो हाइड्रोजन है, ठीक है ना, हाइड्रोजन है, उसकी हम क्रिया किससे करवाएंगे, क्लोरीन से करवाएंगे, और किसकी उपस्थिति में करवाएंगे, सनलाइट की उपस्थिति में, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में करवाएंगे, प्रकाश की उपस्थिति में करवाएंगे। ठीक है, आप इसको हिंदी में लिख देना, सनलाइट यानी प्रकाश। ठीक है, सूर्य की उपस्थिति में करवाएंगे। ठीक है ना, जब सूर्य की उपस्थिति में करवाएंगे हाइड्रोजन और क्लोरीन की क्रिया, तो क्या बनेगा, सीधी सी बात है, HCl बनेगा, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बनेगा। और ये HCl यहाँ पर संतुलित करेंगे तो यहाँ 2 लगा देंगे। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से अब समझो इस चीज में, इसमें जो आपकी आणविकता, ये क्या है, अभिकारक है, ये क्या है, उत्पाद है। ठीक है, इतना तो आप जानते हो, ये क्या है, अभिकारक है, ये क्या है, उत्पाद है। जो आपकी अभिकारक है उसकी इसकी आणविकता कितनी है अभिक्रिया की, 2 आणविकता है क्योंकि 2 अणु भाग ले रहे हैं। ठीक है, अब कोटि कितनी है, कोटि 0 है। कैसे 0 है, देखो यहाँ पर जो आपकी dx अपॉन में dt, ठीक है, dx अपॉन में dt लगेंगे, dx अपॉन में dt हम कह सकते हैं ये जो समानुपाती है, यानी कि क्या है, तो जो आपका H2 है उसकी घात कितनी है, 0 है, और जो आपका Cl है उसकी क्लोरीन है उसकी घात कितनी है, 0 है। तो हम कह सकते हैं ये कैसी अभिक्रिया है, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि इसकी घातों का योग है ही नहीं, 0 है। ठीक है ना, घातों पर निर्भर ही नहीं कर रहा, तो ये क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। मैंने कहा था जो घातों का योग होता है उसे कोटि कहते हैं। इसमें क्या योग करोगे, दोनों ही 0 है, तो इसमें कोई घातों का योग ही नहीं है, तो ये क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। यहाँ पर dx अपॉन dt समझ, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है, एक क्या है, 0 के, तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए परिभाषा से अगर मैं इसका व्यंजक निकालना चाहे तो किस प्रकार से व्यंजक निकालेंगे वो समझो। जैसे कि dx अपॉन में dt समानुपाती a के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो समानुपाती है उसको हटाएंगे तो ये नियंत्रक लगता है, नियंत्रक हमने लगा दिया k, तो dx अपॉन में dt इज इक्वल टू k लग गया, कोई दिक्कत नहीं, नियंत्रक हटाया k लगाया, बात खत्म। उसके बाद क्या किया हमने, समानुपाती हटाया और एक नियंत्रक लगाया। ठीक है, जैसे समानुपाती हटाते हैं तो कोई नियंत्रक लगाते हैं, तो dx अपॉन में dt इज इक्वल टू k a हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर जो आपका a 0 है, यानी कि a की कोई घातों पर निर्भर ही नहीं कर रहा, तो हम इसको यहाँ से छोड़ देंगे। ठीक है, कोई मतलब ही नहीं है उसका, तो dx अपॉन में dt इज इक्वल टू k। अब हम dx अपॉन dt इज इक्वल टू k को dx इज इक्वल टू k dt भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, dx इधर लिख दिया बराबर में k इंटू में dt कर दिया। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख दिया, एक बार देख लो, इसको इस प्रकार से लिख दिया, कोई अंतर नहीं है। फिर क्या होगा, समाकलन करने पर, यानी कि इसका समाकलन करेंगे। अब हमने क्या किया, समाकलन किया, समाकलन में क्या होता है, किस प्रकार से बना देते हैं, साफ टाइप का। ठीक है, जो मैथ वाले हैं उनको पता होगा, जो बायोलॉजी वाले हैं उनको हो सकता है ना पता हो, तो आप पता कर लो। ठीक है, dx इज इक्वल टू k, dt का समाकलन dx का समाकलन। अब यहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल इजी वे में समझो, बिल्कुल आपको आसानी से समझा दूं, जो आप साफ सा बनाते हो ना,
वो क्या करेगा, डी को खा जाएगा बस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, दोनों डी गायब हो जाएंगी, तो x इज इक्वल टू के टी प्लस सी हो जाएगा। अब ये सी क्यों आ गया, जो सी होता है वो समाकलन नियंत्रक होता है, इसलिए यहाँ पर सी लगा देते हैं। इसको हमने समीकरण फर्स्ट दे दिया। अब समझो यदि t इज इक्वल टू 0 हो और जो आपका x है वो भी 0 हो, यानी कि समय 0 है और उसकी सांद्रता भी 0 है, यानी कि ठीक है ना, x 0 है और t 0 है, तो यहाँ पर क्या होगा, t की जगह पे 0 लिख देंगे और x की जगह पे 0 लिख देंगे, ठीक है। यानी कि x यानी कि जो आपका t की जगह पे 0 लिख देंगे और x की जगह पे 0 लिख देंगे, फिर क्या होगा, 0 इज इक्वल टू के 0 प्लस सी हो जाएगा। और अब हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं c इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। यहाँ से हम k को भी हटा देंगे तो c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब समीकरण 1 से यानी कि हम कह सकते हैं जो c की वैल्यू है वो 0 है, ठीक है। c की वैल्यू कितनी है, 0 है। अब समीकरण 1 से x इज इक्वल टू के डी टी प्लस में 0, यानी कि जो आपका समीकरण 1 था उसमें c के स्थान पे 0 लिख दिया क्योंकि c की वैल्यू 0 आ गई, तो यहाँ 0 आ गया। उसके बाद क्या होगा, x इज इक्वल टू के डॉट टी, अब 0 तो 0 ही है, उसको गायब कर दिया वहां से, तो x इज इक्वल टू के डॉट टी आ जाएगा। और इसको हम अगर थोड़ा सही से लिखेंगे तो k इज इक्वल टू एक्स अपॉन में t आ जाएगा। और यही आपका क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो आपका व्यंजक है वो यही व्यंजक है जो आपको ध्यान में रखना है। क्या व्यंजक है, k इज इक्वल टू एक्स अपॉन में t, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हो, बहुत आसान है, ज्यादा कुछ भी इसमें कठिन नहीं है, ठीक है। मात्रक इसका क्या है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, इसका क्या हो जाता है, मात्रक हो जाता है। मात्रक कभी बार बहुविकल्पी में पूछ लेता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है क्या है इसका मात्रक, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक है। तो यहाँ पर आपकी जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है वो समाप्त हो जाती है। अब हम लोग समझेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का क्या व्यंजक है। इससे पहले हमने शून्य कोटि की बात करी, अब बात करेंगे प्रथम कोटि के लिए। दोनों ही व्यंजक आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई व्यंजक आपके पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रता की घात 1 हो, यानी कि जो आपकी अभिकारक की सांद्रता है, ठीक है, जैसे कि आपके जैसे ये जो हम कोष्टक बना देते हैं उसको कहते हैं सांद्रता, ठीक है। और ए क्या है, अभिकारक है, और आपका 1 क्या है, इसकी सांद्रता की घात है, ठीक है ना, जो 1 है, यानी कि जिसकी घात 1 होगी वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, सीधी सी बात है। और जिसकी घात होगी ही नहीं या शून्य आप कह सकते हो, तो वो क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है इसमें एक घात होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका क्या व्यंजक है इसको समझने की आवश्यकता है। तो देखो, जैसे कि मान लो कोई एक ए अभिकारक है और उससे उत्पाद बनता है, मैंने क्या बोला, ए अभिकारक है उससे उत्पाद बनता है। प्रारंभ में सांद्रता कितनी है, ए है, बाद में क्या हो जा रही है, शून्य हो जा रही है, ठीक है। तो आप समझो टी समय बाद कितनी होगी, ठीक है। तो टी समय बाद ए माइनस एक्स कर देंगे, ठीक है, और उत्पाद क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब उसका अभिकारक क्या है, ए माइनस एक्स है, तो इसका मतलब हम ए की जगह पे ए माइनस एक्स लिख देंगे, ठीक है। हमने अभिकारक क्या माना है, ए को हमने क्या माना, ए माइनस एक्स माना, ठीक है। तो जैसे प्रथम कोटि की रिएक्शन के अनुसार, जो आपकी प्रथम कोटि की रिएक्शन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उसके अनुसार क्या होगा, देखो dx अपॉन में dt क्या है, अभिक्रिया का वेग है। तो जो अभिक्रिया का वेग है जो अभिकारक की सांद्रता की घातों के समानुपाती होता है, ठीक है ना, समानुपाती चिन्ह लगाया है। अब ये क्या है, अभिकारक है, और ये क्या है जो कोष्टक में लिख देते हैं उसे सांद्रता कहते हैं, क्या कहते हैं, सांद्रता पढ़ते हैं। और ऊपर क्या है, घात है, जो क्या है, अभिक्रिया की कोटि है, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। अब dx अपॉन में dt इज इक्वल टू k क्या है, तो जो k होता है वो नियंत्रक होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नियंत्रक लगाते हैं, समानुपाती हटाते हैं और नियंत्रक लगाते हैं। अब a माइनस एक्स हमने a की जगह पे a माइनस एक्स लिख दिया, ठीक है। क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, a की t समय बाद हमें निकालना है, तो a माइनस एक्स दे रखा है, तो हमने a की वैल्यू पे a माइनस एक्स लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सुव्यवस्थित तरीके से लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं dx अपॉन में a माइनस एक्स, यानी कि dx तो यहीं पर रहेगा, a माइनस एक्स नीचे आ जाएगा, ठीक है, और dt इधर चला जाएगा। तो यहाँ पर dx अपॉन में a माइनस एक्स k इंटू में dt हो जाएगा, ठीक है। बस कुछ नहीं किया, थोड़ा सा हेर फेर कर दिया, जो आपका ax था वो यहाँ से वो पहले यहाँ पर था, यहाँ पर आ गया, और जो आपका यहाँ पर dt था वो यहाँ पर चला गया, इन दोनों में चेंज हो गया। और जैसे ही इनमें चेंज हुआ तो हमने इसको क्या दे दिया, समीकरण फर्स्ट दे दिया, समीकरण फर्स्ट दे दिया। फिर हमने क्या किया, समाकलन किया। अब जो मैथ वाले होंगे उनको तो पता होगा, लेकिन बायोलॉजी वालों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन दिक्कत नहीं होनी। समाकलन करने पर क्या होगा, समाकलन जब करेंगे तो समाकलन लगाएंगे dx अपॉन में a माइनस एक्स इज इक्वल टू k इंटू में dt कर देंगे, और जब k इंटू में dt करेंगे, ठीक है। तो अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, क्या चीज ध्यान में रखनी है, ये चीज ध्यान रखनी है कि जो समाकलन होता है, समाकलन 1 अपॉन में a माइनस एक्स dx इज इक्वल टू लॉग बेस e, ठीक है ना, लॉग बेस e a माइनस एक्स के बराबर होता है। यानी कि ये होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो ये होती है लॉग बेस e माइनस लॉग बेस e a माइनस एक्स, क्या होती है, माइनस लॉग बेस e a माइनस एक्स, इसकी वैल्यू होती है। ये आपको ध्यान में रखनी है। अब आप कहोगे ये कहाँ पर है, तो ये यहीं पर ही है। हम इसको थोड़ा अलग तरह से लिखेंगे,
लिखेंगे, देखो जो आपका dx है उसको हम आगे ले जाएंगे, यहाँ पर 1/a माइनस एक्स कर देंगे, तो 1/a माइनस एक्स dx इज इक्वल टू के समाकलन dt कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है जो आप देख रहे हो, ये पूरी वैल्यू देख रहे हो, आपको पता है इस पूरी वैल्यू का मान देखो, ये पूरी वैल्यू यहीं पर दे रखी है। ठीक है, केवल यहाँ तक। ठीक है, इस वैल्यू का मान क्या है, इस वैल्यू का मान क्या है, माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स है। तो अब हम क्या करेंगे, जो इसका वैल्यू जो इसका मान है वो यहाँ पर रख देंगे, यानी कि इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स लिख देंगे, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स आ जाएगा। इज इक्वल टू में जो चल रहा है वो चलता रहेगा के इंटू में टी, लेकिन नहीं चलेगा क्योंकि मैंने बताया था सिर्फ समाकलन करते हैं तो जिसके सापेक्ष होता है, जैसे कि डी टी के सापेक्ष है तो टी होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर डी आर होता तो केवल आर होता, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ से डी गायब हो जाएगा और आपका टी रह जाएगा। ठीक है ना, ये आप मान लो एक सांप है जो डी को खा जाता है, बिल्कुल इजी वे में समझो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर टी रह जाएगा और यहाँ पर के इंटू में टी प्लस सी। अब ये सी क्या है, तो सी एक समाकलन नियंत्रक होता है जो कि लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस सी आ जाएगा, कुछ नहीं बदला, डी गायब हो गए यहाँ से और ज्यादा कुछ नहीं हुआ। और हमने क्या किया, इसकी जगह पे ये लिख दिया जो कि आपको याद रखना है, माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स, बार बार मैं कह रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। इसको हमने क्या दे दिया, समीकरण 2 दे दिया। ठीक है, वो समीकरण 1 था, इसको हमने समीकरण 2 दे दिया। क्या दे दिया, समीकरण 2 दे दिया। और जब हमने इसको समीकरण 2 दिया तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो जब हमने समीकरण 2 दिया तो हम क्या करेंगे, जो t का वैल्यू है यानी कि समय है उसको 0 मान लेंगे, और जो x है जो सांद्रता है उसको भी हम 0 मान लेंगे। ठीक है, अगर t 0 है तो सांद्रता भी 0 है, अगर t 0 है तो x 0 है, तो क्या होगा समझो इस चीज को, जब हम t की जगह पे 0 लिख देंगे, x की जगह पे 0 लिख देंगे, बात खत्म। अब यहाँ पर t कहाँ है, t एक ये रहा, और आपका x कहाँ है, x एक ये रहा। ठीक है, सॉरी x एक ये रहा। ठीक है, x ये रहा और आपका t ये रहा। इन दोनों की जगह पर अगर 0 लिख देंगे, 0 लिख देंगे तो क्या होगा, लॉग बेस ई ए माइनस जीरो इज इक्वल टू के डॉट जीरो प्लस सी हो जाएगा। अब ए माइनस जीरो का क्या मतलब है, यहाँ पर हम केवल एक ए रहने देंगे, माइनस लॉग बेस ई ए इज इक्वल टू सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो आपका नियंत्रक है वो हट जाएगा। ठीक है, जीरो तो जीरो है ही, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, केवल सी आ जाएगा। अभी हमारे पास क्या निकल के आ गई, सी की वैल्यू निकल के आ गई। सी की वैल्यू क्या है, माइनस लॉग बेस ई, क्या है, माइनस लॉग बेस ई ए। ठीक है, ये क्या है, आपकी सी की वैल्यू है। अब हमारे पास सी की वैल्यू आ गई, तो जो सी का मान है, सी की वैल्यू है, उसको समीकरण 2 में रख देंगे, और जब आपका जो सी का मान है वो समीकरण 2 में रखेंगे, जो आपका समीकरण 2 यहाँ पर दे रखा है। ठीक है ना, कहाँ है, ये रहा समीकरण 2 में। जब आप सी का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, देखो पूरी वैल्यू ऐसी चलेगी, माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स टू के डॉट टी। अब यहाँ पर हम सी के स्थान पर क्या रख दे रहे हैं, जो आपका समीकरण, जो आपका सी की वैल्यू है वो रख दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस लॉग बेस ई। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, हमने सी की वैल्यू लिख दी। ठीक है ना, जो सी की वैल्यू वहां पर दे रखी थी, लॉग बेस ई ए लिख दी। ठीक है, ये सी की वैल्यू लिख दी। अब हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, के टी को धर ले आएंगे, तो के टी इज इक्वल टू लॉग बेस ई ए माइनस में लॉग बेस ई ए माइनस एक्स, यानी कि एक लॉग बेस ई में ए आ गया, माइनस कर दिया, और एक लॉग बेस ई में क्या आ गया, ए माइनस एक्स आ गया। फिर हम क्या जानते हैं, हम नहीं जानते हो तो अब जान लो, क्या जान लो, देखो जो आपका लॉग बेस ई एम माइनस लॉग बेस एन बराबर होता है लॉग एम अपॉन एन के। ठीक है, अब ये एम एन कहां से आए, तो यहाँ पर एम एन नहीं लेने हैं, घबराना नहीं है, समझो जो आपका एम है, एम की जगह ए मान लो और एन की जगह ए माइनस एक्स मान लो। ठीक है, नहीं तो एक फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, जिस प्रकार से ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी पढ़ते हो, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर चीजें हैं, आपको समझना है। यहाँ पर एम इज इक्वल टू एम अपॉन में एन दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, के टी इज इक्वल टू के डॉट टी इज इक्वल टू लॉग ए ई बेस ये ए माइनस में ए अपॉन माइनस एक्स कर देंगे। ठीक है, अपॉन में ए माइनस एक्स कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपकी एक वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या होगा, हम यहाँ पर थोड़ा सा सुव्यवस्थित और कर सकते हैं, जो आपका यहाँ पर के है, के रह देंगे। ठीक है, के इज इक्वल टू कर देंगे, के इज इक्वल टू 1 अपॉन में टी कर देंगे। ठीक है, टी यहाँ से भेज के नहीं, हमने अपॉन में कर दी, टी कर देंगे, फिर लॉग बेस ई ए माइनस ए अपॉन में एक्स हो जाएगा। ठीक है, ए इज इक्वल टू ए अपॉन में एक्स हो जाएगा। और जब ये ऐसे होगा तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो आपका लॉग, अब इसकी लॉग 10 की वैल्यू निकालने के लिए, लॉग 10 पता करने के लिए आपको लॉग बेस ई एक्स इज इक्वल टू होता है 2.303। ठीक है, ये वैल्यू क्या है, 2.303, ये आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2.303 लॉग 10 एक्स, ये वैल्यू होती है किसकी, लॉग बेस ई एक्स की। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लॉग बेस ई एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे, 2.303 लिख देंगे। और ये कैसे लिखेंगे, के इज इक्वल टू 1 तो है नहीं, लॉग 10 क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और लॉग ई बेस ऊपर आ जाएगा, और लॉग ई बेस की वैल्यू क्या है,
2.303 अपॉन में टी, और यहाँ पर log 10 आ जाएगा, log 10 a अपॉन में a माइनस एक्स। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, दोबारा रिपीट करता हूँ, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी log 10 a अपॉन में a माइनस एक्स। ये क्या है, आपका समाकलन हो, मतलब जो आपका ये व्यंजक है वो तैयार हो गया। ठीक है, ये आपका क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक है, जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस प्रकार से आपका व्यंजक यहाँ पर निकल के आ जाता है। अब इसका मात्रक क्या होगा, तो देखो यहाँ पर 2.303 हटाओ, यहाँ पर सब हम लोग 1/t मान लें। ठीक है, तो यहाँ पर t क्या होता है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, तो हम कह सकते हैं 1/सेकंड क्या है, इसका मात्रक है। साथ ही साथ में एक और मात्रक सेकंड इनवर्स 1, ठीक है, ये भी आप कह सकते हो सेकंड इनवर्स 1, ये भी क्या है, इसका मात्रक है। आपको पता नहीं दिख रहा होगा नीचे का, ये जो नीचे एक और चीज दे रखी है उसका नाम है प्रति सेकंड। क्या दे रखा है, यहाँ लिख देता हूँ प्रति सेकंड। प्रति सेकंड भी आपका क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक का व्यंजक है उसका मात्रक है। ठीक है, प्रति सेकंड कहो, ठीक है, सेकंड इनवर्स 1 कहो, या फिर आप क्या कह सकते हो, इसको 1/सेकंड कहो, दो सब एक ही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पेपर में आपके बहुविकल्पी में आ सकता है कि आपके लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। ठीक है, तो वो ये व्यंजक आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शून्य कोटि का मैंने आपको बता ही दिया, प्रथम कोटि का आपने जान ही लिया, तो अब रह क्या गया, तो ये आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है उसका व्यंजक यहाँ पर निकल के आ जाता है। ज्यादा कुछ भी कठिन नहीं है, बस आपको चीजें एक दो बार समझती जानी है, लगातार लिखती जानी है, और चीजें आसान है। ठीक है, ज्यादा कठिन नहीं है, हलवा है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो व्यंजक है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड पर चलने से पहले आपको ये बात ध्यान देनी जरूरी है, जो आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक है ये आपके पेपर में 4 नंबर में, ठीक है, प्रथम कोटि का हो चाहे शून्य कोटि का हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये थोड़े कठिन भी हो लग सकते हैं किसी किसी को। ठीक है, क्योंकि काफी लेंथी होता है लेकिन कठिन होता नहीं है, तो ये 4 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, और इसका मात्रक भी ध्यान रखना है, क्योंकि वो बहुविकल्पी में पूछा जाता है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम लोग समझेंगे अभिक्रिया का अर्धायु या फिर अर्ध आयु काल क्या होता है। ठीक है ना, अब समझो इस चीज को, अर्ध यानी आधा, ठीक है ना, आधे से मतलब कुछ रिलेटेड चीज है, इसको समझेंगे क्या होता है अर्धायु काल। तो देखो, जितने समय में कोई अभिक्रिया, मेरी ध्यान से बात सुनना, जितने समय में कोई रासायनिक अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाती है, यानी कि जितना समय उसको आधी पूर्ण होने में लग रहा है, वही क्या है, अर्धायु काल है, बस। ठीक है, बिल्कुल, मैंने यहाँ पर आपको 2 डेफिनेशन लिखी हैं, और साथ ही साथ में जो आपकी अर्धायु काल है इसका जो फॉर्मूला है वो कैसे आएगा, कैसे सिद्ध करना है, वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, जितने समय में कोई रासायनिक अभिक्रिया को पूरा होने में, वो आधा होने में जो समय लगता है, वही अर्धायु काल है। अब इसकी जो एक मीनिंगफुल डेफिनेशन है वो सुनो। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको, मोटा मोटा मतलब आधी पूर्ण हो जाती है ना, तो आधी पूर्ण होने में क्या समय लग रहा है, वही अर्धायु काल है। ठीक है, अब देखो, जितने समय में अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है, यानी कि उसी चीज को दूसरे शब्दों में बता दिया, जितने समय में जो अभिकारक की सांद्रता है, यानी कि जो आपका अभिकारक है, अभिकारक से क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा, तो जो आपके अभिकारक की सांद्रता है जितने समय में वो आपकी जो प्रारंभिक सांद्रता होती है, प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है। सबसे पहले उसकी सांद्रता क्या थी, ठीक है, उसकी वो आधी हो जा रही है, तो उसी को अर्धायु काल कह दे रहे हैं। और पहली डेफिनेशन में अभी तो मैंने यही बोला। ठीक है, तो दोनों ही सेम है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है अर्धायु काल। अब समझो क्या होता है, जो आपका अर्धायु काल होता है उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं T½ से। ठीक है, या तो T½ ऐसे कर दो, या फिर T50 से, इस प्रकार से, या आप ऐसे प्रदर्शित करो या ऐसे प्रदर्शित करो, दोनों ही क्या है, सही है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो T½ इज इक्वल टू होता है 0.693 इज अपॉन में K। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में T½ या फिर T50 भी आप लिख सकते हो। ये क्या है, इसका फॉर्मूला है, ये क्या है, इसका फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है इसको सिद्ध करने के लिए। तो समझो इस चीज को, जैसे कि मान लो किसी भी अभिक्रिया का जो प्रारंभिक सांद्रता है वो कितनी है, A है। ठीक है, हमने कितनी मानी, कोई भी अभिक्रिया है उसकी जो प्रारंभिक सांद्रता है वो क्या है, A है। ठीक है, अर्धायु काल के बाद क्या हो जाएगी, A½ हो जाएगी। अर्धायु काल में क्या हो जा रही है, सांद्रता आधी सांद्रता हो जा रही है ना, आधी सांद्रता पे निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अर्धायु के बाद क्या हो जाएगी, A½ हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर हमारे पास A आ गया, A½ आ गया। अब जो हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए एक व्यंजक निकाला था, याद है क्या निकाला था, ये निकाला था K = 2.303 अपॉन में
टी था, लेकिन यहाँ पर हमने टी हाफ ले लिया। यहाँ पर यहाँ पर क्या था, ए माइनस एक्स था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या माना है, हाफ माना है, तो हम a-2 कर देंगे, थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा, बाकी सब वैल्यू वही रहेगी, ठीक है। लॉग उसमें भी था, लॉग इसमें भी है, यहाँ पर टी हाफ हो जाएगा, वहाँ पर टी था, ठीक है, यहाँ पर टी हाफ कर देंगे, बस इतना आपको ध्यान रखना है। टी हाफ यहाँ पर हो जाएगा, और ये क्या है, ए क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, हाफ क्या है, ए हाफ क्या है, ये आपकी अर्धायु काल के बाद की सांद्रता है, ठीक है। तो ए और ए हाफ इस प्रकार से लिख देंगे। अब क्या होगा, यहाँ पर एक ए से एक ही कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल 2 रह जाएगा, 2 रह जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी हाफ लॉग 2 रह जाएगा, केवल क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। अब जो आपका log 2 होता है, ये आपको बहुत याद रखने की आवश्यकता है। जो आपका log 2 होता है और आपका जो log 2 होता है, यानी कि जो आपका log 2 है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, जो आपके log 2 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपके log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। ये क्या होती है, आपकी log 2 की वैल्यू होती है। तो हम क्या करेंगे, log 2 की जगह पे log 2 की वैल्यू पुट कर देंगे, और जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो k इज इक्वल टू 2.3003 अपॉन में टी हाफ और 0.3010, ये क्या है, log 10, log आपके 2 की वैल्यू है। और अब क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि इसका और इसका आपस में जब गुणा होगा तो एक वैल्यू निकल कर आएगी। क्या वैल्यू निकल कर आएगी, 0.693, और यही क्या हो जाएगा, आपका जो बन जाएगा यहाँ पर आखिरकार एंड में आके, वही आपका क्या है, अर्धायु काल का फॉर्मूला है। अब चाहे इसको k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में टी हाफ लिखो, या टी हाफ को इधर कर दो, k को बटे में भेज दो, तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में k लिखो। दोनों ही फॉर्मूले आपके सही हैं। तो इस प्रकार से आपका फॉर्मूला आ गया। कुछ नहीं हुआ, पहले हमने क्या किया, प्रारंभिक सांद्रता ली, उसके बाद क्या किया, अर्धायु काल के बाद क्या सांद्रता ली, जो भी सांद्रता थी उसका हाफ कर दिया, ठीक है, आधा है तो हाफ कर दिया। जैसे ही हाफ करा तो उसके बाद क्या किया हमने, ए से 1 कट गया, ए से 1 कटा तो 2 रह गया, log 2 बन गया। log 2 की वैल्यू क्या होती है, सब जानते हैं क्या होती है, मैंने बता दी। जैसे ही log 2 की वैल्यू पुट करी, फिर उनका मल्टीप्लाई किया, और जो आया वही आपका क्या हो गया, आपकी अर्धायु काल का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, हमने क्या लिया था, प्रथम कोटि के व्यंजक का उपयोग किया है इसमें, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये आज की एक लास्ट स्लाइड आप कह सकते हो, जो अर्धायु काल थी वो भी मैंने कवर कर दी है। ये पूरा आज आपका केमिस्ट्री का रसायन बलगत वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये क्लास थोड़ी सी जितनी भी बड़ी गई हो बड़ी जाने दो, लेकिन आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। ये मेरा एक क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस है अंदर से, पूरा एक मेरे अंदर एक दावा है मेरे अंदर से कि इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी थ्योरी से रिलेटेड सारी करवा दी है। न्यूमेरिकल की आपको टेंशन नहीं लेनी है, उसके लिए अलग से मैं क्या करूंगा, एक पूरा वन शॉट बनाऊंगा, उससे बाहर न्यूमेरिकल नहीं जाएंगे। उसमें सारे फॉर्मूले, सारे आपकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।